नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज में हूं आपके साथ अंकुर पांडे। इससे पहले हम और आप खबरों के विस्तार में जाएं, एक नजर डालते हुए देखिए हेडलाइंस पर। पाक सीमा के पास तैयार हुआ भारत का रनवे, उतरे सुखोई जगुआर। राजनाथ बोले हर चुनौती के लिए तैयार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का विश्वेश्वरनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर फैसला, एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक। मंडल कमंडल को एक साथ साधेगी बीजेपी, अयोध्या में होगी ओबीसी मीट, सीएम योगी भी होंगे शामिल। देश भर में 10 सितंबर से शुरू हो रहा है गणेश महोत्सव, बाजारों में देखी जा सकती है भारी भीड़, कोविड नियमों के तहत मनेगा त्योहार। T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग नहीं करेंगे विराट कोहली, चीफ सेलेक्टर ने किया सलामी जोड़ी का खुलासा। 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया के 5 बड़े देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स की शिखर बैठक गुरुवार को ही वर्चुअल तरीके से हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप फोटो खिंचवाई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और उसके सहयोगियों की वापसी ने एक नया संकट पैदा कर दिया है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। ये अच्छा कारण है कि हम देशों ने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया है। अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का स्रोत नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने कोई भी राजनीतिक बयान देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं और दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद उन्होंने कटरा का रुख किया। राहुल गांधी कटरा से पैदल ही मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहुंचे। आर्टिकल 370 हटने के बाद राहुल गांधी दूसरी बार जम्मू कश्मीर दौरे पर आए हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया के सवालों पर कहा, मैं यहां माता के दर्शन करने आया हूं और मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। इससे पहले जम्मू पहुंचे राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ राहुल का स्वागत किया। एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधा कटरा रवाना हुए और इसके बाद पैदल ही यात्रा मार्ग से माता के दरबार पहुंचे। राजस्थान के जालौर में बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर ट्रिप की शुरुआत की गई है। बता दें कि पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जगुआर जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यहां पर अपना दम दिखाया और हाईवे पर लैंडिंग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की गई और खास बात यह है कि दोनों मंत्री भी वायुसेना के स्पेशल विमान से इसी एयर स्ट्रिप पर आए थे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर से ये एयर स्ट्रिप कुछ ही दूरी पर है। यह सिद्ध करता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। चीन की लंबे इस स्ट्रेच को 19 महीने में तैयार किया गया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि बॉर्डर सेनाओं ने हमेशा साथ दिया है। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, श्री सुखराम जी बिश्नोई, राजस्थान के राज्य वन मंत्री श्री देवजी पटेल, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जालौर, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन DRDO,
Sri Sanjeev Mittal, FADS, Air Marshal Sandeep Singh ji, AOC in C, Southwest Air Command, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के अधिकारी वर्ग, यहाँ पर कुछ विधायक ये लोग भी आए हैं ना। अच्छा राजस्थान, आप सबका भी मेरी तरफ से स्वागत है, आप सबका भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन विवाद पर अहम फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी है। वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एएसआई का सर्वेक्षण का आदेश दिया था। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद इस मामले को 31 अगस्त को फैसला रिजर्व किया था, जिस पर विवादित जमीन का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने की दी चुनौती गई थी। आज का फैसला माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 40 पे लगा हुआ था, जो ऑर्डर रिजर्व था। पिछली 31/8 को ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था इस आदेश पे कि वहाँ की जो सिविल कोर्ट बनारस ने, वाराणसी ने जो ऑर्डर किया था कि ये एसआई सर्वेक्षण होगा इसका, उस ऑर्डर को चैलेंज के लिए यहाँ पे माननीय न्यायालय हम आए हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि अभी उसको स्थगित किया जाए, अभी उस पर स्टे किया जाए, क्योंकि 1991 में जो एक्ट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग 1947 के पहले जितनी भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो जिस स्थिति में है हो उसी यथास्थिति में बना रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग जो है ये मंदिर पक्ष की तरफ से ये मांग की गई कि ये औरंगजेब के टाइम से सन 1664 में जब औरंगजेब शासक थे तब मंदिर को हटा करके मस्जिद को बना लिया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हुआ कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण दोबारा कराया जाए। तो वहाँ की कमेटी, मस्जिद की कमेटी और सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्ड, वहाँ पे सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए यहाँ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद आए, जिस पर मामला चल ही रहा था। तो वहाँ की सिविल कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी एसआई जांच की जाए, जिसमें 2 मुस्लिम कमेटी के लोग होंगे, 3 जो है हिंदू समाज से होंगे। जिसमें ये हुआ कि यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्टे लगा दिया है। अब अगली उसमें और भी अभी फाइनली ऑर्डर नहीं आया हुआ है, जिसको रिजर्व किया गया है। अब आगे देखिए 13 तारीख को डेट लगी हुई है जो फाइनली जजमेंट आएगा। केंद्रीय उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अगले 100 दिनों के लिए 8 नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 5 नए हवाई अड्डे, 6 नए हेलीपोर्ट स्थापित करना और उड़यन योजना के तहत 50 नए मार्ग शुरू करना शामिल है। दूसरा क्षेत्र हम लोगों का पॉलिसी का है। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिसी भी सदैव तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए, और इस खंड में 8 टारगेट्स हमने अगले 100 दिन के रखे हैं। पहला टारगेट हमारा था कि नई ड्रोन रेगुलेशन पॉलिसी जो 25 अगस्त को हमने रिलीज की है, इससे एक क्रांतिकारिक परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी ही दूरदर्शिता के आधार पर आज देश भर में आने वाली है। इस पर विस्तृत रूप से हम लोग ने चर्चा की थी। दूसरा अंग है उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट दोनों और नए रूट्स। तो इसके 3 भाग हैं। हवाई अड्डे में हम लोगों ने 5 नए हवाई अड्डों का टारगेट रखा है अगले 100 दिन में। गुजरात में केशोड़, झारखंड में देवघर, महाराष्ट्र में गोंदिया एवं सिंधुदुर्ग
और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। तो 5 नए एयरपोर्ट्स उड़ान के अंतर्गत स्थापित होंगे। 6 नए हेलीपोर्ट 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में 4 नए हेलीपोर्ट, संजौली शिमला में, सासे मनाली में, मंडी और बड्डी। 4 नए हेलीपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में 2 नए हेलीपोर्ट हल्द्वानी और अल्मोड़ा में। तो कुल मिलाकर इन दोनों राज्यों में 6 नए हेलीपोर्ट्स अगले 100 दिन के अंदर। और उड़ान के अंतर्गत नए रूट्स, 50 नए रूट्स की शुरुआत अगले 100 दिन में उड़ान के अंतर्गत हम लोग करने जा रहे हैं। यूपी के जेवर एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा ऐलान किया है। सिंधिया ने कहा है कि जेवर नया केंद्र बनने जा रहा है और ये एयरपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। फेज 1 में 9,000 करोड़ के निवेश पर 1 दिसंबर को 2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की क्षमता होगी। बहुत समय से उपेक्षित और अपेक्षित भी एक नया केंद्र उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है जेवर में। महत्वाकांक्षी योजना बहुत है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मैं मानता हूं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। और जेवर एयरपोर्ट कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा। फेज 1 में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के आधार पर 1 दिसंबर 2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की क्षमता जेवर की एयरपोर्ट में रहेगी। और फेज 4 तक 7 करोड़ की क्षमता अकेले जेवर एयरपोर्ट की बनने जा रही है। अब मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं दिल्ली के एयरपोर्ट का। 2006 में शुरुआती दौर में केवल 1.6 करोड़ यात्री दिल्ली के एयरपोर्ट में आते थे, आज 7 करोड़ आ रहे हैं। और अगला फेज आधुनिकता का और एक्सपेंशन का वर्तमान में चल रहा है और इसके साथ क्षमता बढ़ेगी 10 करोड़ तक। तो जेवर और दिल्ली 2 नए केंद्र बनने जाएंगे देश के आधुनिक एयरपोर्ट्स के रूप में। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रभारियों की बैठक है, इसके बाद समिति की बैठक की जाएगी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। अपने महीने में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होती है, वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक है। साथ में अपने जिला प्रभारियों को भी जोड़ा गया है। जो संगठन की योजनाएं हैं, जो अभियान चल रहे हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वो नीचे तक उसकी समीक्षा ठीक ढंग से और नीचे तक क्रियान्वयन हो, इसलिए आज जिला प्रभारियों की बैठक। संगठन की अपनी एक परंपरा है कि नियमित बैठकें चलती हैं, क्योंकि इन बैठकों और कार्यक्रम से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है। क्योंकि वंशवाद, जातिवाद, परिवार 12 साल बाद अपने पैतृक गांव पचोखर पहुंचने के बाद राम बहादुर बोला, सब बढ़िया है। मां कुसुमा बेटे से निपटकर भाव विभोर हुई और वहीं राम बहादुर घर लौटने के बाद भी असमंजस में दिखा। कभी वो घर और माँ बाप को पहचानने की बात करता तो कभी अनभिज्ञ हो जाता। ग्रामीणों और पूर्व प्रधान लव कुश त्रिपाठी ने बताया कि गांव से पाकिस्तान जाने से पहले भी ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था और साथ ही एक महिला की संगत में था। आपको बता दें कि राम बहादुर पाकिस्तान चला गया था। नहीं, वो अपना ज़्यादातर चीज़ें उसे याद नहीं है। वो कोई भी चीज़ पूछो तो एक सीधा जवाब नहीं दे पा रहा है। आप पूछो कि गंगा तो यमुना ही उत्तर दे रहे हैं। हाँ, मानसिक रूप से घर वाले, जैसा गांव वाले बता रहे थे कि जाने से पहले से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, और थोड़ा सा भी है, जैसे अभी अपने घर वालों को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ये 12 साल अपने गांव से निकले हुए इनको हो गए हैं। अब पाकिस्तान में कितने साल रहे ये अभी क्लियर नहीं है। सिर्फ आप नारायणी है पास में हमारे, तो यहाँ से खोया था ये,
अब इससे जब पूछा जाता है तो कह देता है कि मैं झांसी से मुझे लड़के ले गए, कभी कह देता है महोबा से ले गए, और ना अपने घर वालों को कभी कहता है पहचानता हूँ, कभी कहता है मैं नहीं पहचानता हूँ। अब ये गांव में सुरक्षित रहेगा, अब कैसे क्या होगा? अब इसकी इनकी सुरक्षा पर ये सुरक्षित रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप अपने घर में रहेगा, देख रेख में रहेगा सर ये। इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पचोखर में, जहां 12 साल बाद अपने घर वापसी की है राम बहादुर ने। और इस समय हमारे साथ यहां राम बहादुर की मां मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। बस कुछ ही देर में राम बहादुर अपने घर पर होगा, अपनी मां से मिलेगा और वो पुरानी यादें, वो पुराने पल, वो किस तरीके से यहाँ वो भाव उमड़ते हैं, देखना होगा। और इस समय हम उनसे बात करेंगे। माता जी, राम बहादुर बस अब कुछ ही देर में आपके घर पर पहुंच रहा है, आपसे मिलने आ रहा है। 12 साल बाद आ रहा है, कैसा लग रहा है? 12 साल हो गया। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अब ऐठा देखात नहीं है मही का। बस वो आने वाला है, कुछ ही हाँ, क्षण बाकी है। जब मही दिखाएगी तब मैं बताएगी। वो देखिए, बस अब कुछ ही देर में राम बहादुर आपके पास आ रहा है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अब मही आखिर में नहीं दिखाता तो मैं क्या बताऊं? देखिए, वो दिख रहा है, आप सामने देखिए। राम बहादुर पैदल चल कर आ रहा है, अपने घर पर आ रहा है। राम बहादुर बिल्कुल नजदीक आ चुका है और पुलिस उसके साथ है, अधिकारी उसके साथ हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से राम बहादुर वहां पर मौजूद है। और ये अब अपने गांव पचोकर आ चुका है। करीब 12 साल बाद राम बहादुर यहाँ पर। राम बहादुर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया है। कैसा लगा आपको 12 साल बाद? बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, पाकिस्तान में थे आप, कैसा लग रहा था? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में नहीं, अब आप अपने ग्राम पचोकर आ चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ? कैसा लगा वहाँ? बढ़िया है। आइए आइए आइए, स्वागत है, आइए। कानपुर में रहने वाले असम के बारपेटा के लोगों को विदेशी समझकर उनके प्रपत्रों को जांच के लिए बारपेटा असम भेजा गया था। बारपेटा पुलिस ने 26 लोगों के प्रपत्रों की जांच कर रिपोर्ट कानपुर पुलिस को भेज दी है, जिसमें से 18 नागरिकों की पहचान भारतीय नागरिक के रूप में सत्यापन कर बारपेटा के पुलिस अधिकारियों ने कानपुर पुलिस को जांच सौंप दी है। वहीं बचे हुए 8 नागरिकों का सत्यापन कर जल्द कानपुर पुलिस को मिल जाएगा। हमने आसाम के बारपेटा जिले को वेरिफिकेशन के लिए पेपर्स भेजे थे। जैसा कि संदिग्ध 26 लोगों ने अपने आप को बारपेटा जिले के होने की बात कही थी। उनमें से 18 लोगों की रिपोर्ट हमारे पास अभी आ चुकी है और इन 18 लोगों के बारे में ये बताया गया है कि कुछ भी एडवर्स नहीं है। बाकी रिपोर्ट्स अवेटेड है, जैसे ही आएगी तो उसकी भी सूचना हम। फतेहपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 279 करोड़ की 165 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कलेक्ट्रेट के गांधी पार्क में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिले को कई सौगातें दी हैं। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तालिबान समर्थित बयान देने वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष कोरोना काल में तो गायब रहा और अब बरसाती मेढक की तरह सामने आ रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि रोजा इफ्तार करने वालों को अब वोट नहीं मिलेगा। जो देखिए, तालिबान को देश और दुनिया कोई स्वीकार नहीं करती है और हम तालिबान को लेकर के इस प्रकार के बयान को उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं करते हैं। जो ऐसे कोई बयान देगा जो किसी भी दृष्टि से उत्तर प्रदेश या देश की दृष्टि से अनुचित है तो उसके मुकदमे हो रहे हैं, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई। थैंक यू। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर कौशाम्बी आए और उन्होंने मां शीतला अतिथि गृह सयारा में पार्टी पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम ने अपने गृह जनपद आगमन के दौरान कहा कि देश में 25 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रहेगी। पिछले 2014, 2017 और 2019 की तरह 2022 में भी सरकार दोहराएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार के माध्यम से उन्हें शोषण नहीं करेंगे बल्कि सेवा करेंगे। डिप्टी सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से 2022 की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है। और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जिले के सभी प्रशासन के, पुलिस के, विकास से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सरकार की प्राथमिकता है कि जो गरीब कल्याण के मुद्दे हैं, जो किसान कल्याण के मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उसमें कोई कहीं पर भी कमी न रह जाए, उसको प्राथमिकता के आधार पूरा किया जाए। इसके संबंध में अभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया और कार्यकर्ताओं से 2022 की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया गया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उस उत्साह को हम लोग संजोने का काम करेंगे और 2022 कौशाम्बी की 3 सीट सहित उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अपनी कलम के दम पर समाज की अच्छाई और बुराई को उजागर करने वाले पत्रकारों को कानपुर प्रेस क्लब में सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में शिरकत करने आए पूर्व डीजीपी सूर्य प्रकाश शुक्ला व लोक सेवा आयोग के सदस्य भारत सिंह जी ने वरिष्ठ पत्रकारों को माला पहनाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। सम्मान समारोह के अवसर पर लोक सेवा आयोग के सदस्य भारत सिंह ने पत्रकारों के हितों की बात करते हुए कहा है कि पत्रकारों को अच्छा मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि पत्रकार समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। पत्रकारिता काम बहुत कठिन होता है और इसलिए सरकार को अपने पास से बजट पास कर मानदेय देना चाहिए। क्लब कानपुर की ओर से आयोजित प्रेस की समाज में भूमिका के संबंध में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में मैं आज आया हूं और हमें बेहद खुशी है कि कानपुर नगर के जो विभिन्न समाचार पत्रों के टीवी चैनल्स के लोग जो आज आए, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही रचनात्मक कार्य समाज के लिए कर रहे हैं और इससे समाज का ही निर्माण नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अभी जैसा कि विचार विमर्श भी हुआ है कि सभी के पॉजिटिव सोच के साथ में ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हों, चाहे युवा हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे उद्योग में लगे हुए लोग हों, सभी के लिए ये प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। कानपुर प्रेस क्लब में मीडिया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और उसमें समाज में मीडिया की भूमिका में मुख्य अतिथियों ने प्रकाश डाला और श्री सरस वाजपेयी जी को हमारे मुख्य अतिथि भारत सिंह जी और पूर्व डीजीपी सूर्य प्रकाश शुक्ला जी ने सम्मानित किया है। उनको मीडिया रत्न दिया गया है और ये श्रृंखला कार्यक्रम की चलती रहेगी ताकि हमारे वक्ताओं से हमारे पत्रकार साथियों को प्रेरणा मिले। विधानसभा चुनाव पास आते ही सभी दल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने की होड़ लगी है। उन्नाव में बसपा के बाद बीजेपी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत मोहान विधानसभा के नवाबगंज से की। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र व प्रदेश की सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 4 साल में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। योगी सरकार का बखान करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के में जाति देखकर नौकरी दी जाती थी। हमारी सरकार में पारदर्शी नियुक्तियां हो रही हैं और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और भी जितने राजनीतिक दल हैं वो भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसे में आपकी सरकार का क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध वर्ग, उत्तर प्रदेश का सामान्य जन, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश के व्यापारी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश का नौजवान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सभी दल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मोदी और योगी जी के किए गए कार्यों के कारण से घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, उनको रास्ता ढूंढे नहीं मिल रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं नकल करने की। लेकिन वास्तव में सच्चाई और ईमानदारी की बात यह है
कि पूरा उत्तर प्रदेश जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके आधार पर योगी और मोदी जी के कार्यों के कारण से उत्तर प्रदेश का जनमानस मोदी जी और योगी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसका कई बार प्रमाण भी उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। 2014 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन, 2017 का इलेक्शन, उपचुनाव जितने हुए और पंचायत चुनाव, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय जनता जनार्दन ने दिया है। और आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी और भारी विजय प्राप्त होगी। 350 सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव को लेकर। खबर हमीरपुर से है, जहां पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर आए उससे पहले ही सब कुछ दुरुस्त हो जाए, ऐसी सरकार की मंशा है, जिसको देखते हुए सरकार ने प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के निर्देश दिए थे, जिनमें से 4 ऑक्सीजन प्लांट हमीरपुर में भी बन रहे थे, जो विधायक निधि से बनवाए जा रहे हैं। और उनमें से एक प्लांट तैयार भी हो गया है और आज उसका उद्घाटन सदर विधायक के हाथों किया गया। और सदर विधायक युवराज सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए बताया कि ये प्लांट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, जो 3 स्टेज में काम करेगा। इससे 30 मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी, साथ ही सिलेंडरों में भी भरे जा सकेंगे। इसके साथ ही कुछ ऑक्सीजन इसके रिजर्व में इमरजेंसी के लिए बची रहेगी। नहीं, एक महोदय पीएससी में एक विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना हुई है और वो प्लांट बन के तैयार हो गया, तो उसकी जो है आज शुभारंभ था। उसी शुभारंभ के कार्यक्रम में हम लोग सब लोग शामिल हुए। कितने लोगों की यहाँ पर उपचार की व्यवस्था? नहीं, इसमें 30 लोगों को तो इस प्लांट से ही सप्लाई की जा सकती है और इमरजेंसी में इसमें छोटे सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रिफिल करके अन्य जगह भी सप्लाई की जाती है। ऐसा नहीं केवल यहीं पे, अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो इससे रिफिल करके भी सप्लाई दी जा सकती है दूसरों को। और 3 स्टेज पे है ये। फर्स्ट स्टेज पे जब चल रहा है तब काम करता रहेगा, ऑक्सीजन देता रहेगा। सेकेंड स्टेज पे इसमें एक सिलेंडर में स्टोरेज रहेगा, वो काम कर देगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो 1 घंटे के लिए तब भी रिजर्व में स्टॉक बना रहेगा ऑक्सीजन का, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कभी होता ना कि अचानक खत्म हो गई, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्लांट ऐसा है कि इसमें 3 स्टेज पे ऑक्सीजन स्टे करेगी। बांदा में नवाब टैंक परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क में विकास हेतु चल रहे निर्माण कार्यों एवं निर्माणाधीन बांदा विकास प्राधिकरण कार्यालय के कार्य के प्रगति का निरीक्षण जिलाधिकारी बांदा आनंद कुमार सिंह द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित सचिव बांदा विकास प्राधिकरण बांदा एवं कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया गया कि मटेरियल एवं अधिक से अधिक मैन पावर बढ़ाकर निर्माण कार्य की प्रगति बढ़ाई जाए। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। रेमंड शॉप आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आपके अपने शोरूम रेमंड गोविंद नगर, रेमंड किदवई नगर व रेमंड पी रोड खास आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ऑफर। आप अपने पुराने कपड़े लाइए और बदले में सिलाई फ्री। 50% तक की छूट रेडीमेड कपड़ों के ऊपर भी उपलब्ध है। ये एक सुनहरा अवसर है, तो फिर देर किस बात की। आइए हमारे पास आपके अपने मनचाहे असली रेमंड शोरूम पी रोड गोपाल टाकीज के ठीक सामने वाली सड़क पर किदवई नगर व गोविंद नगर में द रेमंड शॉप पी रोड गोपाल टाकीज 8318078379 गोविंद नगर 7310352835 किदवई नगर 7668684007। एडमिशन ओपन। विगत कई वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला झांसी का अपना अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलता है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल की इंटरेस्टिंग अप्रोच,
special batches for competitive examination without any extra charges, जो बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। झांसी का एकमात्र स्कूल जहां है डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांस, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, करिकुलर एक्टिविटी, मॉडर्न एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस के साथ ही हम देते हैं स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल झांसी, विद्यानगर, पाली पहाड़ी, शिवपुरी रोड, झांसी। कॉन्टैक्ट एट 8005153049। मेरी जिंदगी में अगर स्वर है तेरे रेजे रेजे में भी तो स्वाद है। मैं अगर सरोद का गुलाम हूँ तू भी तो स्वाद का सरताज है। लपेट कर चांदी का नूर लाए हैं स्वाद भरपूर स्वीटी शाही खजूर। बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद। तहलका तहलका तहलका। कोरोना काल में मुफ्त सोने के सिक्के के साथ 82% तक की सेल। शहर में पहली बार ऐसा धमाका न देखा होगा न सुना होगा। प्रत्येक 10,000 की खरीद पर सोने के सिक्के, प्रत्येक 5,000 की खरीद पर एक बेडशीट बिल्कुल फ्री, जिसकी MRP 1299। एक लहंगे के साथ एक लहंगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर श्रीलगन साड़ीज अपने सारे स्टॉक पर दे रही है। सिल्क की साड़ी, बांधेज साड़ी, एम्ब्रॉयडरी साड़ी, सूट, गाउन सभी पर ये स्कीम उपलब्ध है। जल्दी आइए, ऑफर केवल स्टॉक रहने तक। श्रीलगन साड़ी, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा चले। तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज का भव्य शोरूम का शुभारंभ अब पी रोड में भी। डिजाइनर साड़ीज, ब्राइडल लहंगे, सलवार सूट, गाउन, सिल्क साड़ीज, बंधेज साड़ीज का कानपुर में सबसे नायाब व दिलकश कलेक्शन। साथ ही आपके लिए है ढेरों ऑफर्स। रेमंड सूटिंग शर्टिंग। हम अपने भव्य शोरूम पर आपका स्वागत व दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए और दीजिए अपने सपनों को एक नई पहचान। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज, नियर अशोका ज्वेलर्स, लेनिन पार्क, पी रोड। स्पेस मून सिटी झांसी। प्राकृतिक वातावरण में वैभवपूर्ण जीवन शैली का अनुभव। 24 एकड़ की टाउनशिप, इंडिपेंडेंट विलास, 2, 3 and 4 BHK flats, 100 possession. Beautiful lush green garden, club with swimming pool, shopping complex, gated complex, 24/7 power and water supply, high-tech security with CCTV. Easy home loans available from SBI Bank, Axis Bank, ICICI Bank, LIC, HFL Housing Finance. Contact at 8604422708 9451199505. ये कैसा जुनू है, ये क्या खुशबू है। ये खुशबू की आहट, ये ताज़गी सी राहत, चलो डूबे इसमें जरा। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। एक चट्टान की तरह वो हर ऑपोजिशन के सामने खड़ा रहा। अब वक्त है उसके साथ खड़े होने का। हमारे हीरोज भिड़ेंगे टीम इंग्लैंड से।
दो अपनी टीम का साथ। देखिए एलवी इंश्योरेंस टेस्ट सीरीज वर्सेस इंडिया बुधवार 4 अगस्त से मंगलवार 14 सितंबर तक लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे पर आए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनाते हैं। जो कर रहे हैं, मैं आपको इस बात का पैगाम और यकीन दिला रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ आने वाले 2022 के विधानसभा के लिए तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद और शादाब रहेगी। और हम चले जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी इस दुनिया से चला जाएगा और यकीनन जो दुनिया में आया है उसको जाना है और हम तमाम को एक दिन इस जमीन की ग़िज़ा बनना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरी सरदार माँ और बहनों, जिंदा रहने का सबूत यह है कि हम हरकत करें। जिंदा रहने का सबूत यह है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही सुबह में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते हों नजर आ रहे हों, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में तेजी से बदलाव होने की कवायद कर रहे हों, लेकिन यूपी का स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उन्हें ना तो सीएम योगी के विजन की चिंता है और ना ही उनकी कार्यवाही का डर। बस वो अपने लापरवाह कार्यशैली से काम करता नजर आ रहा है। और ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां एक और वायरल फीवर अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस समस्या को और भी विकराल बना दिया है। दरअसल कानपुर देहात के जिला अस्पताल में वायरल फीवर से ग्रसित मासूम को लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों ने एक्सपायरी डेट का डीएनएस फ्लूइड चढ़ा दिया, जिसके बाद कानपुर देहात के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जांच में जिला अस्पताल में दवाइयों के स्टॉक रूम में एक्सपायरी डेट की भारी संख्या में डीएनएस आरएल की बोतलें मिली हैं और जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, ये जिला अस्पताल अकबरपुर में ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पे बोतल जो है ये किसी बच्चे को चढ़ाई जा रही थी जो एक्सपायरी डेट की थी। देखिए, सूचना पर मैं आया था, यहाँ सीएमएस साहब भी मौजूद हैं और इसको देख लिया गया है। इसमें एक बोतल जो है वो मई का एक्सपायरी है, बाकी इसमें जो बोतल्स हैं वो अगस्त के एक्सपायरी है। तो ये इसका जो है लिस्ट बनाई जा रही है बैच वाइज, जो ये देखा जाएगा कि ये कब इनको स्टोर से मिला था और इसका कौन इंचार्ज था और किन परिस्थितियों में इसको अगर समय से इसका इस्तेमाल एक तो नहीं हुआ और इस्तेमाल न होने के बाद जो है अगर एक्सपायरी थी तो इसका समय से सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे के इसको क्यों नहीं हटाया गया। जी, मैं अपने मेरे बड़े बेटे को बुखार आ रहा था, जो कि काफ़ी तेज़ बुखार आया हुआ था, तो मैं सुबह 5 बजे अपने घर से निकला और 7 बजे मैं जिला अस्पताल कानपुर देहात आया हुआ। यहाँ इमरजेंसी में मैंने अपने बच्चे को भर्ती कराया और उसको इलाज के लिए यहाँ पे भर्ती कराया। भर्ती में यहाँ पर एक एक्सपायर डीएनएस की बोतल जो कि मई 2021 में एक्सपायर हो चुकी थी, वो मेरे बच्चे को लगा दी गई। ये आपने देखा था कि? जी, मैंने ही देखा हुआ था। फिर मैंने अंदर जो नर्सिंग का भाग है, मैंने उनको सूचित किया कि आपने ये 2021 की बोतल लगा दी है, तब इन्होंने आनन फानन में वो बोतल बदली हुई थी। मैं इतना जानता हूँ, लापरवाही जो किसी को एक्सपायरी नहीं लगनी चाहिए, ये बात तो खैर तो नहीं जानता हूँ मैं एक्सपायरी की वजह से, लेकिन मैं मेन स्टोर से ये मेरी कोई बात नहीं है
उनके पास बहुत पहले कभी अगर माल गया हो, वो अगर उनके पास रखा नहीं, जैसे माल जाता है एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। हालांकि करना ये चाहिए कि जो शॉर्ट एक्सपायरी है उसको ऊपर कर देना चाहिए, ऊपर ना करके उसी के ऊपर दूसरा माल नया एक्सपायरी कर दिया गया। नहीं तो इसमें जो जिन लोगों ने करा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, उनको वार्निंग लेटर दिया जाएगा, उनसे एक्सप्लेनेशन कार्य करा जाएगा कि उन्होंने ऐसा कैसे करा। अब उसको अधीन संज्ञान में ले रहे हैं अपने, और उसके विरुद्ध जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। सीएम योगी भले ही सूबे में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे कर रहे हों, लेकिन कानपुर देहात में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने स्वास्थ्य महकमे पर हड़कंप मचा दिया है। अगर स्वास्थ्य जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल में एक काफ़ी दिनों से वायरल फीवर से ग्रसित एक मासूम जो है भर्ती हुआ था, जिसको आज जो है एक एक्सपायरी डेट का जो है DRS फ्रूट लगा दिया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में कई जो है एक्सपायरी डेट के DRS फ्लूइड और कई जैसी दवाइयां मिली हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य महकमे ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी बना ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ऐसे दोषी और लापरवाह अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। यासीन अली, JMD न्यूज़, कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना के बाद डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से मूर्तिकारों के व्यवसाय ठप होते नजर आ रहे हैं। 10 सितंबर 2021 से गणपति बप्पा घरों में विराजमान होंगे और इस त्योहार को लेकर मूर्तिकारों में काफी उत्साह होता, लेकिन इस बार कुदरत की नजाकत को देखकर लोगों की बिक्री कम हो गई है। जहां हर वर्ष 10-10, 15-15 फीट की मूर्तियों की बिक्री होती थी, तो वहीं अब लोग 5 फुट से नीचे छोटी मूर्तियां खरीद रहे हैं। पहले मूर्तियां बहुत सारी रखी जाती थी, पहले बड़ी मूर्तियां बिकती थी, अब थोड़ी बिक्री डाउन है, पहले छोटी भी डाउन है, पहले से बड़ी भी डाउन है, कम रख रहे हैं लोग। कुछ लोगों की वजह एक्सपायर वगैरह हो गए ना, कोरोना की वजह से बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों का। ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं करेंगे और क्या नाम मास्क वगैरह की व्यवस्था रखेंगे जी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगे। अच्छा, कीर्तन मंडली या कुछ भी उसको देखते हुए क्या करेंगे? कीर्तन मंडली नहीं करेंगे, हर वर्ष करते थे, आप 2 वर्ष से नहीं करेंगे। तो आप घर पे ही स्थापना करेंगे? हाँ, घर पर ही स्थापना करेंगे। मूर्ति की बिक्री तो हो रही है, लेकिन उस हिसाब से पहले होती है, उस हिसाब से अभी कम है, और मूर्ति जाना बड़ी नहीं रखी आई, 5 फुट तक की तो रखी जा रही है। जो लोग बड़ी मूर्ति रखते थे वो अब छोटी मूर्ति ले जा रहे हैं, लेकिन अपना त्योहार बना रहे हैं और सेफ्टी के साथ बना रहे हैं। उन्नाव कचहरी में बस्ते के सामने बाइक खड़ा करने को लेकर वकील और एक पूर्व फौजी में मारपीट का मामले में सदर कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किए जाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ रहा है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ अधिवक्ता एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी से पूर्व फौजी विजय कुशवाहा की गिरफ्तारी की मांग करने के साथ वकीलों पर दर्ज मुकदमे को समाप्त करने की मांग करी है। कचहरी में बाइक खड़ी करने के विवाद में वकील और पूर्व फौजी में मारपीट हुई थी। मौके पर कोतवाली पुलिस ने पूर्व फौजी को हिरासत में लिया था। वकीलों का आरोप है कि उसे छोड़ दिया गया। वहीं पूर्व फौजी की पत्नी की तहरीर पर भी पुलिस ने वकील पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसी को लेकर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एसपी ऑफिस पहुंचे थे। एसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी है। 7 तारीख को इसी महीने की हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल द्विवेदी जी बस स्टैंड बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आता है जो अपने आप को रिटायर्ड फौजी कहता है, विजय कुमार कुशवाहा। वो मोटरसाइकिल सटा के वकील साहब के तखत से खड़ी कर देता है, तो वकील साहब ने कहा भैया स्टैंड बन चुका है, स्टैंड में खड़ी कर दीजिए जाके। इतने में ही वो आक्रामक हो गया और वो वरिष्ठ अधिवक्ता है, 1985 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, कचहरी परिसर में मोटरसाइकिल खड़ा करने को लेकर दोनों पक्ष में कुछ विवाद हुआ है और इसमें दोनों पक्षों द्वारा कल जो रिटायर्ड फौजी परिषद है उनके सदस्यगण हमसे आके मिले थे और आज जो बार का अधिवक्ता संघ है उसके जो सम्मानित अधिकारीगण हैं वो हमसे आके मिले थे। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर को संपूर्ण प्रकरण की जाँच करने के लिए। ललितपुर शहर में इस समय आगामी त्योहारों को लेकर एक सप्ताह पूर्व से ही तैयारियां जोरों पर हैं और आगे आने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहार गणेश चतुर्थी, नवरात्रि पर्व को लेकर सभी दुकानें सजकर तैयार हो चुकी हैं। यहां के दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार बाजार
अच्छा रहेगा और पिछले विगत 2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गए, जिसको लेकर सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की रोजी रोटी की सामने आ रही है। लेकिन सरकार की आर्थिक मदद के चलते उन्हें कुछ राहत रही और उन्हें इस बार आगामी त्योहारों की अच्छी गुजर जाने की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ वो इस मैदान में उतरे हैं। गणपति महोत्सव की तैयारियों को लेकर कानपुर दक्षिण के बाजार में रौनक छाई है और गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हर कोई महोत्सव मनाने को लेकर उल्लास में डूबा है और बीते 2 वर्ष गणेश महोत्सव का त्योहार कोरोना के चलते सीमित तरीके से मनाया गया। अब की बार दुकानदार मूर्तियां बिकने की आस लगाए बैठे हैं। मेरे घर में हमेशा मिट्टी की मूर्ति रखी जाती है, तो उसी टाइप की हम लोग देखने आए यहाँ पे, और वही माना जाता है कि वही सबसे ज़्यादा सेफ्टी होती है रखने से घर में। और मुझे काफ़ी यहाँ पे सारी मूर्तियाँ अच्छी लगती हैं और हमेशा हमारे यहाँ गणपति जी स्थापित किए जाते हैं, जिससे बहुत ही हैप्पीनेस और जो है सब कुछ आता है घर में। इस बार मूर्ति जो है बहुत अलग अलग तरह की बनाई है, कम से कम हज़ारों वैरायटी बनाई है। इसमें डिजाइने अलग अलग है, कोई सिंहासन पे, कुछ हुए पे, हाथी पे, ऐसे अलग अलग डिजाइने बनाई है और बहुत बनाई और मार्केट चल रही है। उम्मीद है मूर्ति। अच्छा, किस तरह की डिमांड जो है भक्त ज़्यादा कर रहे हैं इस बार मूर्तियों की? मूर्तियों की डिमांड थोड़ी बड़े साइज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल मूर्ति बड़ी कोई किसी ने बिठाई नहीं, पंडाल तो बड़े के। गणेश चतुर्थी के करीब आते ही बाजारों में भी गणेश प्रतिमाओं की दुकानें सज गई हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार गणेश भक्त जगह जगह कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे। कोरोना नियमों के साथ ही गणेश प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा और गणेश प्रतिमा का व्यापार करने वाले दुकानदारों ने बताया कि इस बार कोरोना के कारण व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है और हमारी दुकानों में माल पूरा बचा हुआ है। किसी भी तरह की बड़ी प्रतिमा पर रोक लगा दी गई है। गणेश चतुर्थी का पर्व धीरे धीरे करके करीब आ रहा है। कल गणेश प्रतिमाओं की स्थापना होगी, जगह जगह गणेश प्रतिमाएं रखी जाएंगी। शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुकी है। गाइडलाइन में ये भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि 2.5 फीट से 3 फीट तक की ही प्रतिमाएं सजाई जा सकती हैं। लेकिन जो कार्यक्रम जो हर साल कराए जाते थे, जो सड़कों के किनारे जो मूर्तियां रखी जाती थी, स्थापनाएं होती थी, वो इस बार कार्यक्रम कोरोना की वजह से रोक लगा दी गई है। इस वक्त हम लोग तपेश्वरी मंदिर के पास बिरहाना रोड में खड़े हुए हैं। यहाँ पर मूर्ति बाजार लगी हुई है। यहाँ पे गणेश प्रतिमाएं बिक रही हैं। एक दुकानदार हमारे साथ हैं। क्या नाम है? कमल। कमल, किस तरह का इस बार का कारोबार आपका चल रहा है? कितने रुपए से कितने रुपए तक की आपके पास मूर्तियाँ हैं? मूर्ति यही है 2500, 2000, 500, 700 इस तरीके की हैं। ज़्यादा वो नहीं। व्यापार बहुत ठंडा हो गया है, कोई दुकानदारी नहीं है, सबका माल ऐसे रखा, कोई मारा ही नहीं, सबका ही माल रखा हुआ है। नहीं, बहुत मेला चलता था यहाँ, और इस समय कोरोना के पीछे सारा मामला डाउन है। अच्छा, हर साल जो मूर्तियाँ थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी, रोड पे सड़कों के किनारे स्थापनाएं होती थी, पंडाल सजते थे, लेकिन इस बार नहीं सज रहे हैं। तो आप लोग के पास कितने फीट की, कितने फीट से लेके? जो मूर्तियाँ सजती थी, पंडाल लगते थे, पंडाल अगले साल भी नहीं लगा था और अब की साल में पंडाल नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोरोना के कारण ये पंडाल यानी कि लगाना मना कर दिया गया। तो मतलब 2 साल से कोरोना ने आप लोग के व्यापार ठंडा हो गया बिल्कुल। नहीं, व्यापार बढ़िया चलता था गणेश उत्सव का, और 2 साल जब से ये कोरोना चक्कर हुआ है, सारा धंधा पानी सबका बंद है। कोई हमारा ही नहीं, जितने यहाँ लगाए हुए हैं सबका। तो ये थे दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लगभग 2 सालों से कोरोना ने पूरी तरह से व्यापार को डंप करके रखा हुआ है, पूरी तरह से बंद हो चुका है व्यापार। अब देखना ये है कि इस बार जो शासन की गाइडलाइन है, जो शहर में जिलाधिकारी की तरफ से गाइडलाइन आती हैं, उनका पालन होता है या फिर से जगह जगह प्रतिमाएं रखी जाती हैं।
जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ अपना शुक्ला, जेएमडी न्यूज़। प्रयागराज संगम नगरी में बैंक के अंदर महिला खातेदारों को मेहंदी लगाई गई और बैंक में पैसा जमा करने और निकालने का काम तो आप सब लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन बैंक में किसी के हाथ पैसों की जगह मेहंदी से भरने की बात पहली बार सुनने में आई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर आशीष राय ने बैंक में आने वाले महिला कस्टमरों को तीज के त्योहार पर बैंक के अंदर मेहंदी लगवाकर उन्हें महिलाओं के सबसे बड़े त्योहार पर एक अलग तरह का उपहार दिया। वहीं बैंक में पहुंची महिला ग्राहक भी इस अनूठे और पसंदीदा गिफ्ट को पाकर काफी खुश नजर आई। हम बैंक में पैसा तो सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो रखा है वो भी ये बैंक के जो स्टाफ लोग हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है महिलाओं के लिए ख़ास तौर से, और हमेशा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे सबको सब मोटिवेशन भी मिलता है और महिलाओं को भी लगता है कि हम बैंक में खाली बैंक में पैसा जमा करने नहीं जाते हैं, बल्कि हम लोग और भी प्रोग्राम देखते हैं सारे तीज त्यौहार पे ऐसे ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कानपुर में कर्मा डिफेंस एकेडमी काकादेव की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन काकादेव स्थित कार्यालय पर किया गया। शिविर में संस्थान के छात्र छात्राओं के अलावा आम जनमानस ने भी स्वास्थ्य जांचें करवाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुरेंद्र मैथानी ने हिस्सा लिया। मुख्य चिकित्सक के रूप में कार्यक्रम में आए डॉक्टर अवध दुबे ने छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण करके आवश्यक परामर्श भी दिया। निदेशक अवनीश यादव ने बताया कि संस्था की तरफ से लंबे समय से समाज सेवा के कार्य करवाए जा रहे हैं और आगे भी संस्था समाज हित में आयोजन करती रहेगी। जो आज का जो कार्यक्रम था कर्मा डिफेंस एकेडमी में, तो यहाँ पर आज निःशुल्क शिविर केंद्र लगा है जिसमें डिफेंस के सारे प्रतियोगी छात्र पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए और साथ साथ में आम जनता के लिए एक समाज सेवा का कार्यक्रम था। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जी माननीय सुरेंद्र मैथानी जी आए हुए थे और जिसमें से हमारे डॉक्टर अवध दुबे सर, डॉक्टर विजयन सर, ENT के डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टरों की टीम ने आके आज हमारा निःशुल्क कैंप को चलाया। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए जो मेरा कार्यक्रम था वो समाज सेवा था। समाज सेवा के लिए जितने काकादेव के लोग हैं, लगभग आज जो मेरे कैंप में लगभग 400 से 500 की संख्या में लोग अपना नेत्र की जांच और नाक कान गले की जांच और ऑर्थो के जांच कराएंगे। रोजगारी की समस्या दूर करने व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 300 लाभार्थियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा दर्जी, नाई, कुम्हार व हलवाई आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत यह सभी लोग स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त BP गौतम ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 986 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन योजना के तहत 582 लोग ही इंटरव्यू देने पहुंचे, जिसके बाद 300 लाभार्थियों का चयन कर यूपी को सूची सौंप दी गई थी, जिसके बाद अब उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। खबर मैनपुरी से है, जहां पर कलेक्ट्रेट से लेकर गोला बाजार तिराहे तक हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण अभियान चलाया गया। SDM ऋषिराज ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें माननीय हाईकोर्ट के और एवं के भी दिशा निर्देश है कि रोड पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में जैसा कि आप लोगों को भी विदित है कि पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम चलाया गया था, चूना रख करके सभी इलाकों को चिन्हित कराया गया था कि रोड कहाँ तक थी, सबको हिदायत भी दी गई थी, जिसके बावजूद लोगों ने अभी तक इस तरह से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। तो आज PWD पुलिस और रेलवे क्षेत्र के संयुक्त टीम द्वारा जो भी चिन्हित अतिक्रमण था उसको आज हटाया गया है। इसमें अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा भी पूरा तरीके से सहयोग किया गया है और लोगों की शंकाओं को भी आज हम लोग ने रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आज जो हम लोग ने जोन चिन्हित किया था कलेक्ट्रेट से लेकर के ये गोला बाजार तिराहा तक, उसकी लेफ्ट सीमा पे, तो आगे हम लोग और भी जोनों पे ये कार्रवाई कर। प्रदेश में इस वक्त डेंगू ने अपने पैर पसार रखे हैं और कई जनपदों में डेंगू से काफी लोग पीड़ित हैं और काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
ऐसे में जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में जेएमडी न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया तो डेंगू मरीजों के लिए प्रशासन द्वारा कैसी देखभाल की जा रही है और उसके लिए क्या इंतजाम है। टीम द्वारा सर्वे करने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त मिली। सीएमओ ने बताया कि डेंगू मरीजों के लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से हर वह पुख्ता इंतजाम किया है। आपका दादा संतोष कुमार, गांव कल्याणपुर, थाना देवर। देवर। अच्छा, आपकी जो पत्नी है डेंगू पीड़ित हैं, कब लेके आई थी इनको यहाँ पे? 6 तारीख। तो लगातार इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इनके स्वास्थ्य में कैसा सुधार है? सुधार तो है, कल से शाम से बुखार नहीं आया है। अच्छा, डॉक्टर टाइम से आते हैं? दवाई सही चल रही है? तो कुछ रिलीफ हो रहा है? आराम है कि नहीं है? आराम है, आज से शाम से आराम है, बुखार नहीं है। ठीक। आपका ये बेटा जो फीवर से वायरल फीवर आया है, बीमार है, अब क्या आराम है? तो क्या हो रहा है? आराम है, ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट सही हो रहा है? सारी व्यवस्थाएं सही हैं? टाइम से डॉक्टर आते हैं देखने के लिए? तो कब से आ रहा था फीवर इसको? 6 तारीख से आएगा इसको। अब आराम है? ठीक है। क्या नाम है आपका? जिला अस्पताल में सभी मरीजों को, जो भी फीवर के मरीज आएंगे उनको भर्ती करने की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। सभी पीएचसी सीएचसी पर भी मरीज भर्ती करने के लिए मतलब सुविधाएं जुटा दी गई हैं। सभी जगह मतलब जो छिड़काव की व्यवस्था, जहाँ भी केसेस आ रहे हैं, एंटी लार्वा, घरों में स्प्रे कराने की व्यवस्था, नालियों की सफाई की व्यवस्था, सभी संबंधित को निर्देश दिए गए हैं कि वो लार्ज स्केल पर उन सब कार्यों को करें, जिससे कि हम संक्रामक रोगों के इस समय में मतलब लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दें। मैनपुरी जनपद में अलाउ थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं किशोरी का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। जैसे इसकी घटना की सूचना मिली तत्काल इसमें जो है संबंधित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और मेडिकल जो पीड़िता है उसका कराया जा रहा है और शीघ्र इनको गिरफ्तार कर दिया गया। प्राइमरी जानकारी में आया है कि दोनों के बीच में संपर्क थे और उसके बाद लेकिन एक विस्तृत जांच के बाद ही पता लगेगा। अभी तक ऐसा कोई इसमें जांच की गई। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। थोड़ी होने